हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो वो टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन संबंधित है। इससे पहले जो 50 क्वेश्चन थे मैंने पिछली वीडियो में करा दिए हैं। आज 50 से आगे 90 क्वेश्चन तक हम चलेंगे। और ये एलटी ग्रेड या टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन संबंधित या अन्य किसी परीक्षा में आप बैठ रहे हैं, उसमें अगर सारी शिक्षा से या खेल स्वास्थ्य से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो आपके शरीर रचना से संबंधित, और शरीर रचना से संबंधित क्वेश्चन किसी में भी पूछे जा सकते हैं, चाहे आपका टेट हो या सुपर टेट हो या अन्य कोई परीक्षा आप दे रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है क्या, गिलाइको लाइसिस में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है। गिलाइको लाइसिस में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है, 0 का, 2 का, 4 का या 8 का। तो इसमें होता है जो लाभ वो होता है आपका दो दो अणुओं का इसमें लाभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एटीपी है क्या है। एक एंजाइम जो ऑक्सीजन क्रिया चलाता है, एक हार्मोन, एक प्रोटीन, एक अणु जिसमें उच्च ऊर्जा युक्त फास्फेट बंद होते हैं। तो एटीपी है क्या, तो एटीपी का मतलब है क्या है, ये एक अणु जिसमें उच्च ऊर्जा युक्त फास्फेट बंध होता है। एटीपी का मतलब ये हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, अनॉक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद है। अनॉक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद क्या है, स्टार्च है, पाइरुविक अम्ल है, या शर्करा है, या इथिल अल्कोहल है। अनॉक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद क्या है, कौन सा है। तो 53 का आपका आंसर कौन सा होगा, 53 का आंसर है आपका डी, इथाइल अल्कोहल कहते हैं इसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका, कोशिकीय क्रियाओं में सामान्यतः तुरंत उपयोगी ऊर्जा युक्त पदार्थ है। कोशिकीय क्रियाओं में तुरंत उपयोगी ऊर्जा युक्त पदार्थ है। एडीपी है, आरएनए है, एटीपी है, या डीएनए। इसे क्या कहेंगे, सामान्य उपयोगी पदार्थ के लिए। तो 54 का होगा आपका सी, इसे एटीपी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, श्वसन के बाद ऊर्जा स्थानांतरण मुक्ता कौन करता है। श्वसन के बाद ऊर्जा स्थानांतरण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, एडीपी के द्वारा, एटीपी के द्वारा, या आपका एएमपी के द्वारा, या ग्लूकोज के द्वारा। तो 55 का होगा आपका कौन सा, 55 का जो आंसर है वो है आपका बी, इसे एटीपी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, फास्फेट बंधक ऊर्जा का अधिकतम अंश शोषण के दौरान कब बनता है। फास्फेट बंधन ऊर्जा का अधिकतम अंश शोषण के दौरान कब बनता है, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, या क्रेब्स चक्र के दौरान, या अनॉक्सी शोषण के दौरान, या इनमें से कोई नहीं। तो 56 का जो आंसर होगा वो होगा बी, क्रेब्स चक्र के दौरान ये बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए। 57वां, ऊर्जा मुद्रा क्या है। ये एएमपी या एनएडीपी है, या एटीपी है, डीएनए या क्लोरीफिल है, या आरएनए का या कैलोरी है। तो 57 का आंसर होगा आपका बी, ये क्या है, एक प्रकार का एटीपी है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका, हमारी श्वास में निकलने वाली वायु में CO2 की मात्रा होती है। हमारी सांस में निकलने वाली वायु में CO2 की मात्रा होती है 0.03%, 2%, 4% या 1%। तो 58 का आंसर होगा आपका सी, 4% होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, यूकेरियोटिक कोशिका में क्रेब्स चक्र पूर्ण होता है। क्रेब्स चक्र कब पूर्ण होता है, प्लाज्मा झिल्ली द्वारा, माइटोकांड्रिया में, अंतःप्रेदर्शयी जालिका द्वारा, या राइबोसोम द्वारा। तो 59 का जो आंसर होगा वो होगा बी, ये माइटोकांड्रिया द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। निःश्वसन में भीतर ली गई वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। निःश्वसन में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है जो अंदर ली जाती है, 11%, 21%, 31% या 41%। तो 60 का होगा बी, 21% जो ऑक्सीजन है वो अंदर भीतर ली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वसन नियमन केंद्र स्थित होता है। श्वसन नियमन केंद्र स्थित कहाँ पर होता है, मेगडुला में होता है, या फिर मस्तिष्क में होता है, हाइपो थैलेमस में होता है, इनमें से किसी में नहीं। तो 61 का आंसर कौन सा होगा, ये 61 का होगा सी आपका,
हाइपोथैलेमस में होता है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है ग्लूकोज के एक अणु का दो पाइरुविक अम्ल के अणुओं में टूटना कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस में या ग्लाइकोजिनोलाइसिस में या ग्लाइकोनियोजिनेसिस में या क्रेब्स चक्र में। 62 का आपका कौन सा होगा? तो 62 का होगा आपका ए, ग्लाइकोलाइसिस में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका कोशिका का शक्ति केंद्र है। कोशिका का शक्ति केंद्र क्या है? माइटोकांड्रिया है, अंतःहृदयी जलिका है या लाइसोसोम है या राइबोसोम है। कोशिका का शक्ति केंद्र, तो 63 का आंसर आपका कौन सा होगा? ए। 63 का क्या है? ये माइटोकांड्रिया कहते हैं इसे, शक्ति केंद्र। कोशिका का शक्ति केंद्र होता है माइटोकांड्रिया। अब देखिए, क्रेब्स चक्र पूर्ण होता है। क्रेब्स चक्र कहाँ पूर्ण होता है? जीव द्रव में, कोशिका द्रव में, माइटोकांड्रिया में या राइबोसोम में। तो 64 का आंसर होगा सी, ये माइटोकांड्रिया में पूर्ण होता है क्रेब्स चक्र। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका ग्लाइकोलाइसिस का क्रेब्स चक्र के बीच का मध्यवर्ती यौगिक है, क्या होगा? पाइरुविक अम्ल या लैक्टिक अम्ल, एथिलिक अल्कोहल या एसिटिक COA। तो ग्लाइकोलाइसिस का क्रेब्स चक्र के बीच मध्य यौगिक जो होता है वो होता है आपका एसिटिक COA होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका व्यायाम से पाचन तंत्र पर मुख्य प्रभाव होता है। व्यायाम से पाचन तंत्र पर मुख्य प्रभाव होता है लार की मात्रा कम करना, एंजाइम अधिक मात्रा में स्रावित करना, या फिर आपका आंतों की मालिश से पोषक पदार्थों का अवशोषण बढ़ाना, या खाने में आनंद उत्पन्न करना। क्या काम होता है इसमें? व्यायाम में पाचन तंत्र का मुख्य प्रभाव क्या पड़ता है? तो इसका जो मुख्य प्रभाव पड़ेगा वो पड़ता है कि आंतों की मालिश जो पोषक पदार्थों का अवशोषण करती है, अवशोषण को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यायाम करने से श्वास लेने की आवृत्ति, व्यायाम करने से श्वास लेने की आवृत्ति कैसी होती है? घट जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? कैसा प्रभाव? व्यायाम करने से श्वास लेने की आवृत्ति घट जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित हो जाती है या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ेगा इसमें? तो इसमें जो प्रभाव पड़ेगा वो घट जाती है। क्या होती है? व्यायाम करने से श्वसन लेने की जो आवृत्ति है वो घट जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, साधारण वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत होता है, साधारण वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशतता होती है, कितनी होती है? 20, 21, 0.04 या 0.79। तो इसमें होती है, साधारण वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत जो होता है वो 21% होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंस्पायरेशन में होता है, इंस्पायरेशन क्या होता है? श्वसन का बाहर निकलना या श्वास के भीतर लेना, श्वास क्रमानुसार बाहर भीतर लेना, उपर्युक्त सभी। इंस्पायरेशन किसे कहते हैं? तो इंस्पायरेशन क्या कहते हैं? श्वास का भीतर लेना ही इंस्पायरेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 70वां, त्वचा का मुख्य कार्य है, त्वचा का मुख्य कार्य क्या है? अपशिष्ट पदार्थों को पसीने के रूप में बाहर निकालना, O2 को शरीर के भागों तक पहुंचाना, CO2 को बाहर निकालना, उपर्युक्त सभी। त्वचा का मुख्य कार्य, तो त्वचा का मुख्य कार्य जो है अपशिष्ट पदार्थों को पसीने के रूप में बाहर निकालना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संचरण तंत्र का अर्थ है। संचरण तंत्र का क्या अर्थ है? धमनियों का तंत्र, शिराओं का तंत्र, हृदय तथा रक्त नलिकाओं का तंत्र या उपर्युक्त सभी। तो इसका क्या अर्थ है? संचरण तंत्र का अर्थ होता है, तो 71 का आपका आंसर होगा सी, हृदय तथा रक्त नलिकाओं का तंत्र होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, पाचन तंत्र का अंगक नहीं है, पाचन तंत्र का अंगक नहीं है, मुख गुहा नहीं होता है, फेफड़े नहीं होते, आंत नहीं होता है या गुदा द्वार नहीं होता है। 72 का होगा आपका बी, कितना होगा? फेफड़े नहीं होते। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, वे पेशियां जो मनुष्य की इच्छा के विपरीत कार्य नहीं करती, वे पेशियां जो मनुष्य की इच्छा के विपरीत कार्य नहीं करती, कौन सी कहलाती हैं?
ऐच्छिक पेशियां हैं, अनैच्छिक है, हृदय पेशियां हैं, ये सभी है। वे पेशियां जो मनुष्य की इच्छा के विपरीत कार्य नहीं करती, मतलब ऐच्छिक क्रियाएं, ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे, ऐच्छिक पेशियां कहते हैं, यानी मनुष्य के इच्छा अनुसार जो कार्य करें उन्हें ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वसन में नाक का कार्य है। श्वसन में नाक का कार्य क्या होता है? CO2 ग्रहण करना या O2 ग्रहण करना, CO2 तथा O2 से पोषक पदार्थ पृथक करना, धूल तथा कीटाणुओं के प्रवेश को रोकना। श्वसन में नाक का कार्य, तो श्वसन में नाक का जो कार्य होता है वो यही होता है, धूल का तथा कीटाणुओं के प्रवेश को रोकना होता है नाक का। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, दैहिक तंत्र का मुख्य कार्य है। दैहिक तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? अंगों का विकास करना, अंगों द्वारा संपादित क्रियाओं को भली प्रकार करना, अंगों तक पोषक पदार्थ पहुंचाना, उपयुक्त सभी। दैहिक तंत्र का क्या कार्य है? तो दैहिक तंत्र का जो कार्य है वो है अंगों द्वारा संपादित क्रियाओं को भली प्रकार करना। अगला क्वेश्चन देखिए, इमाइलेज एंजाइम का कार्य। इमाइलेज एंजाइम का क्या कार्य है? वसा को बसीय अम्ल में बदलना, स्टार्च को डाइडेक्सराइड में बदलना या प्रोटीएच को पेस्टाइड में बदलना, उपर्युक्त सभी। तो आपका क्या है, 76 का जो होगा वो होगा आपका बी, स्टार्च को डाइट से सेक्राइड में बदलना, डाइसेक्राइड में बदलना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, सामान्य व्यक्ति में श्वास मात्रीय आयतन होता है। श्वास मात्रीय आयतन कितना होता है? 500 मिली प्रति श्वास, 600 मिली प्रति श्वास, 500 से 600 मिली प्रति श्वास या 700 मिली प्रति श्वास। 77 का आंसर होगा पहला आपका, 500 मिली प्रति श्वास होता है आयतन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य है। श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? CO2 भीतर तथा O2 बाहर लाना या ऊर्जा उत्पन्न करना, गैसों का आदान प्रदान करना या शुद्ध रुधिर अंगों में भेजना। श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य है। तो श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? गैसों का आदान प्रदान करना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त संचरण तंत्र का मुख्य अंगक है। रक्त संचरण तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? त्वचा, फेफड़े, हृदय या गुर्दे। तो 79 का जो होगा वो होगा सी, हृदय। अगला क्वेश्चन देखिए, गुर्दे का मुख्य कार्य है। गुर्दे का मुख्य कार्य क्या होता है? दूषित पदार्थ को बाहर निकालना, रुधिर शुद्ध करना, छन्नी की भांति कार्य करना, उपयुक्त सभी। गुर्दे का मुख्य कार्य क्या होता है? गुर्दे का जो मुख्य कार्य होता है वो छन्नी की भांति कार्य करना हो। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वसन द्वारा बाहर निकली वायु में सर्वाधिक प्रतिशतता होती है। श्वसन द्वारा जो हम वायु बाहर निकाल रहे हैं उसमें प्रतिशत किसका ज्यादा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का, सल्फर का, मिट्टी के कणों का या नाइट्रोजन का? तो जो बाहर निकलती है उसमें नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, त्वचा की वह परत जिसमें रक्त नलिकाएं नहीं पाई जाती है। जो कि आपकी त्वचा की बाहरी परत जो है उसमें कौन से में नलिकाएं नहीं पाई जाती, वो पूछा जा रहा है। तो बाह्य त्वचा होती है, मध्य त्वचा होती है, अंतः त्वचा होती है या उपर्युक्त सभी में। तो 82 का होगा ए, यानी बाह्य त्वचा में क्या है आपकी नलिकाएं, रक्त नलिकाएं नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्रशिक्षित खिलाड़ी में व्यायाम करने से वायु ग्रहण क्षमता बढ़ जाती है 3 से 4 लीटर तक, 5 से 6 लीटर तक, 7 से 8 लीटर तक या 4 से 5 लीटर तक। तो 83 का आंसर होगा आपका कौन सा? बी वाला। 83 का आंसर होगा बी, 5 से 6 लीटर तक बढ़ जाती है वायु लेने की क्षमता। अगला क्वेश्चन है, आइसोटोनिक संकुचन में पेशियां हो जाती है। आइसोटोनिक संकुचन में पेशियां कैसी हो जाती हैं? पेशियां छोटी हो जाती हैं, पेशियां बड़े या बड़ी हो जाती हैं, अपरिवर्तित रहती है या उपर्युक्त सभी। आइसोटोनिक की बात हो रही है। और 84 का हो जाएगा ए, पेशियां कैसी हो जाती हैं? छोटी हो जाती है। कैसी हो जाती हैं? छोटी हो जाती है पेशियां। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, एक स्वस्थ हृदय का भार होता है 150 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम या 300 ग्राम। तो एक स्वस्थ हृदय का जो भार होता है वो होता है 250 ग्राम। अगला क्वेश्चन देखिए, स्राव का कार्य होता है। स्राव का कार्य क्या होता है? रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना या अंगों से रक्त को हृदय में लाना, अशुद्ध रुधिर को शुद्ध करना, उपर्युक्त सभी। स्राव का कार्य, तो स्राव का जो कार्य है वो होता है आपका कौन सा? 86 का होगा आपका बी, यानी
अंगों से रक्त को हृदय में लाना। शिराएं जो होती हैं वो अशुद्ध रुधिर को लेकर के आती हैं कहाँ पर, हृदय के लिए, उन्हें शिराएं कहते हैं। शुद्ध लाती हैं उन्हें धमनियां कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यायाम करने से पेशियों के माध्यम से शरीर में मुख्य परिवर्तन होता है। व्यायाम करने से पेशियों के माध्यम से शरीर में मुख्य परिवर्तन होता है। चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है या लोचशीलता बढ़ जाती है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, उपयुक्त सभी। 87 का आपका होगा बी, लोचशीलता या लचीलापन आपके शरीर में बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 88, एक स्वस्थ युवक के हृदय की धड़कन प्रति मिनट होती है, कितनी होती है, 60, 72, 55 या 80 बार। तो इसमें होगा आपका 88 का बी, 72 बार होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, धमनियों का कार्य होता है हृदय से रक्त अंगों तक ले जाना, अंगों से रक्त हृदय तक लाना, रक्त को शुद्ध करना या अशुद्ध रक्त का संग्रह करना। धमनियों का कार्य होता है, धमनियों का कार्य क्या होता है, तो हृदय से रक्त अंगों तक पहुंचाना, यानी ये जो होता है ये धमनियों का कार्य होता है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है उत्सर्जन तंत्र से तात्पर्य, उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं, CO2 को बाहर निकालना, दूषित पदार्थों को बाहर निकालना, भोजन का शोषण करना, रुधिर को शुद्ध करना, उत्सर्जन तंत्र का कार्य। तो उत्सर्जन तंत्र का कारण होता है दूषित पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालना। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन थे वो आपके TGT PGT फिजिकल एजुकेशन संबंधित थे। आप KBS की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर होगी। ठीक है, तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो पिछली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।